में से कितने लोगों ने सही आंसर दिए हैं, और उसके हिसाब से अगर ज्यादा क्वेश्चन के ज्यादा आंसर अगर गलत होते हैं तो अपन उस क्वेश्चन को थोड़े और डीप में चल के समझते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ और अपन क्लास शुरू करते हैं आज की। टोटल 60 लोग टेस्ट दे चुके हैं अभी तक, लिंक अब मैंने बंद कर दी है, तो 6-15 तक टोटल 60 लोग टेस्ट दे चुके हैं। 2-3 लोगों ने गुड इवनिंग मैसेज के थ्रू भी कहा था, तो उनको भी गुड इवनिंग। बाकी सभी लोगों को शुरू कर रहे हैं। भाई पहला क्वेश्चन था जो आपको मिला था, मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया किससे होता है? अच्छा क्वेश्चन है। मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया, ऑप्शन में थे आपके पास बाइवेक्स, फेल्सीफेरम, ओबेल और मलेरिया। ये चारों टाइप के अपन ने पढ़े हैं। हालांकि रिसेंटली एक 5वां टाइप नोलेसी और ऐड हो चुका है, कई बुक में है, कुछ बुकों में नहीं है, उसको फिलहाल आप मत देखना। अपने इंडिया में फिलहाल नोलेसी नहीं आया है। अपनी इंडिया में वैसे भी बाकी के 2 ओवेल और मलेरिया, ये दोनों अपने इंडिया में अवेलेबल अभी फिलहाल नहीं है। बाइवेक्स और फेल्सीफेरम का ही इन्फेक्शन अपनी इंडिया में है, और मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम में होता है। पढ़ा है अपन ने थ्योरी में, वही है ना। बाइवेक्स में हर दूसरे दिन में फीवर आता है, और फेल्सीफेरम में हर तीसरे दिन बाद फीवर आता है, तो उसको अपन ने मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया कहा है। चारों के अपन ने टाइप पढ़े थे, चारों में जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से डिफरेंट है। ओवेल का अपन ने ओवेल टर्सन मलेरिया पढ़ा था, और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है उससे क्वाड्रेट मलेरिया होता है। क्वाड्रेट मेरे ख्याल से वो 4 दिन का होगा, लेकिन हालांकि अपने लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर देखें तो 60 में से 52 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आप लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया भाई। और शुरुआत में अपन ने ये टेबल डिस्कस की थी, शुरुआत के 2-3 जो क्वेश्चन है वो मैंने इस टेबल से ही डाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। मलेरिया के बारे में अपन ने जब ये टेबल पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो बिनाइन टर्सन मलेरिया कॉज करता है, फेल्सीफेरम मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है वो ओवेल टर्सन, और मलेरिया जो होता है वो क्वार्टन टर्सन मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैं क्वेश्चन कम भले ही देता हूं, लेकिन आप देखो थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं, है ना, पहले क्वेश्चन में मैलिग्नेंट ऊपर लिखा था। अब एग्जाम में इसी से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? मान लो मैलिग्नेंट ना पूछकर आपसे बिनाइन टर्सन मलेरिया का पूछ ले कि बिनाइन टर्सन मलेरिया किससे होता है, या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले आपसे, ऐसा पूछ सकता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से किस तरह का मलेरिया होता है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए, तो आपको मालूम होना चाहिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो होता है वो बिनाइन टर्सन मलेरिया होता है। दोनों का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 2 नंबर का, ओके 2 नंबर का अपन नवदीप डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है भाई, इस तरह के करीब 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने हर टाइप से एक एक क्वेश्चन डाले हैं, और अगर आपको सिर्फ 14-15 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सिर्फ 14 क्वेश्चन प्रिपरेशन हो रही है आपकी। ये जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने अभी मैलिग्नेंट का डाला है, बिनाइन टर्सन मलेरिया का भी क्वेश्चन आ सकता है ना। इस टेबल से बहुत क्वेश्चन ब्रिजेश ने लिखा, बहुत बढ़िया, इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वही मैं आपको समझा रहा हूँ। एक टाइप मैंने अभी शुरुआत में रखा, और उसी टाइप में देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो होता है उससे किस तरह का मलेरिया होता है, तो और 4 ऑप्शन में होते तो हमारा आंसर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाता। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से कौन सा होता है, तो फिर मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया हो जाता। तो कम से कम चारों के आप याद ना रख सको तो कम से कम ये 2 के तो आप याद कर ही लेना, है ना। वैसे चारों के बारे में बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हूं, मैंने सिर्फ एक टेबल में ही ओवेल और मलेरिया को डाला है, बाकी इसके बारे में अपन डिटेल में नहीं गए, तो कम से कम इतने टेबल तो आप याद कर ही सकते हो, है ना, चारों की। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। क्वेश्चन है अगला, द प्लाज्मोडियम स्पीशीज नोन फॉर रिलैप्स इन मलेरिया। मलेरिया में रिलैप्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है? मलेरिया में रिलैप्स का मतलब होता है कि पेशेंट को दोबारा से मलेरिया हो जाता है, उसको अपन रिलैप्स कहते हैं, है ना। 2 वर्ड अपन ने पढ़े हैं, एक पढ़ा है रिलैप्स और दूसरा पढ़ा है रिक्रूडेंस। कुछ मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं वो रिलैप्सिंग करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रिक्रूडेंस करते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है वही ना थ्योरी की क्लास में। तो कौन सा मलेरिया जो होता है वो रिलैप्स करता है? आपके पास ऑप्शन थे, और ऑप्शन में 2 मलेरिया पैरासाइट के नाम थे, तो इसमें बाइवेक्स और ओबेल, ये दोनों जो मलेरिया पैरासाइट होते हैं
ये रिलैप्सिंग कॉज करते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, दूसरे क्वेश्चन में आप बहुत बड़े कंफ्यूज हो गए। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ 31 लोगों का ही आंसर सही है, 31 लोगों ने सही आंसर दिया, 60 में से आधे लोग सही दे पाए आंसर। फिर से दोबारा टेबल पे चलते हैं, टेबल से ही क्वेश्चन था भाई, रिलैप्सिंग और रिक्रूडेंस, दो वर्ड मैंने डाले थे, है ना। क्या वर्ड थे भाई? रिलैप्स का मतलब था कि पेशेंट 2-3 साल बाद, अगर 2-3 साल बाद कभी दोबारा से मलेरिया कॉज कर जाए अगर पेशेंट में, किस वजह से होता है भाई? इसको भी अपन ने पढ़ा था रिलैप्स को। रिलैप्स जो होता है वो मोस्टली रेस्टिंग स्टेज की वजह से होता है कि मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो लीवर में छुप कर बैठ जाता है, बैठ के जाता है, सो जाता है ना। उसके लिए एक अपन ने पढ़ा भी था, हिप्नोजॉइट फॉर्मेशन कर लेता है, वो हिप्नोजॉइट बना लेता है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, स्टोर कर लेता है, बाइबैक जो होता है वो ट्रोफोजॉइट को स्टोर करके रख देता है लीवर। आशीष ने मैसेज लिखा है ना। तो रिलैप्स कौन कौन करते हैं? ये टेबल में था भाई, दो पैरासाइट अपने, एक बाइबैक्स वाला और दूसरा ओवेल वाला। अब इनको याद कैसे कर सकते हो आप? कुछ ना कुछ आप ट्रिक लगा लो। देखो चारों जो पैरासाइट हैं इनमें कुछ ट्रिक बन सकती है ना, मैंने नहीं डाली, कुछ आप भी थोड़ा सा लगाया करो दिमाग। जैसे यहाँ पर V, यहाँ पर F, यहाँ पर O और M, यहाँ पर M, चारों के जो वर्ड हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब मान लो आपको ट्रिक बनाना है, आपको ऐसे कौन कौन से, मान लो आपको ये ट्रिक बनाना कि ऐसे कौन कौन से पैरासाइट है जो दोबारा लौट कर आते हैं 2-3 साल बाद। तो V से कोई आप, V और O से कोई नाम कर सकते हो, जैसे मैं V से विराट कोहली कर दूं, O से कोई क्रिकेटर का नाम आप याद रख लो, आपको क्रिकेटर के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा, तो O के नाम का अगर कोई क्रिकेटर होगा तो आप मन में एक दिमाग में बिठा लो कि भाई विराट कोहली और ये वाला जो क्रिकेटर है ये हर 2-3 साल बाद दोबारा से लौट के आ जाता है, दोबारा से ही अच्छा खेलने लगता है। अभी विराट कोहली की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही है, हो सकता है 2-3 साल बाद अच्छी चलने लगे ना, तो 2-3 साल बाद दोबारा से लौट के आ जाता है वो। या फिर इसके अलावा कुछ और भी ट्रिक इस तरह से लगा सकते हो, V और O, है ना, ये जो होंगे वो 2-3 साल बाद दोबारा लौट के आएंगे, तो इसको अपन रिलैप्सिंग कहेंगे। रिलैप्सिंग कॉज करने वाले ये मलेरिया पैरासाइट है। बाकी जो के दो दो बच रहे हैं वो रिक्रूडेंस करते हैं, 2-3 हफ्ते बाद ही जाते हैं, वो बहुत जल्दी जाते हैं। बहुत जल्दी जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन को रेसिस्ट कर जाते हैं, अपन ने जो दवाइयां खाई हैं उसको वो रेसिस्ट कर जाते हैं, उससे मरते नहीं है, तो वो उससे रिक्रूडेंस पैदा करते हैं। हालांकि उससे अपन ने क्वेश्चन डाले हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर इसको मैं समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो रिलैप्स मतलब होता है 2-3 साल बाद दोबारा से मलेरिया अगर किसी को हो गया है, मतलब जैसे आज किसी को मलेरिया हुआ था, उसने दवाइयां खाई, ठीक हो गया पेशेंट, और 2-3 साल बाद अगर उसको दोबारा से मलेरिया हो, भले ही उसको मच्छर ने नहीं काटा, तो भी उसको दोबारा से अगर मलेरिया हो गया तो उसको अपन उसको मलेरिया का रिलैप्सिंग कहते हैं, दोबारा से लौट के आना। तो ये किस वजह से होता है? जब मलेरिया पैरासाइट लीवर में छुप कर बैठ जाता है, हिप्नोजॉइड बना लेता है, ठीक है। लेकिन PM जो होता है वो रिलैप्स नहीं होता। चलो जितेंद्र राठौर ने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, PM नहीं, यहाँ पर FM जो है वो रिलैप्स नहीं होते। FM शब्द से कर सकते हो आप, PM रिलैप्स नहीं होता, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया हो सकता है। F और M से कुछ बना सकते हो तो बना लेना आप लोग। चलो Vivo और Oppo, Vivo और Oppo निशान एक ट्रिक बनाई है, Vivo और Oppo दो मोबाइल हैं, ये हर 2-3 साल बाद दोबारा लौट के जाते हैं। स्वाप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई घनश्याम, मैं समझा नहीं आपकी बात। चलो आगे कंटिन्यू करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्रूडेंस के ऊपर। देखो मैंने वहां पर जो क्वेश्चन रिलैप्सिंग का पूछा था, वो क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता था कि कौन कौन से पैरासाइट रिलैप्सिंग नहीं करते, तो भी अपना एक क्वेश्चन बन सकता था। मतलब अपन, मैंने आपको 14 क्वेश्चन दिए हैं, इन 14 क्वेश्चन से अगर अपन बनाना चाहें तो करीब 25 क्वेश्चन से मिलते जुलते और भी बन सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से ही आपको तैयारी करना है ना, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन, तो फिर अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है तो आपको समझ में आएगा कि भाई इससे इस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन, मलेरिया रिक्रूडेंस किस वजह से होता है, थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, और मैं फिर दोबारा से अपनी बात को रिपीट करूंगा। भाई एक क्वेश्चन से
यहाँ पर क्वेश्चन है कि मलेरिया रिक्रूडेंस इज ड्यू टू, किस वजह से मलेरिया रिक्रूडेंस होता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि मलेरिया का रिलैप्सिंग किस वजह से होता है। उसका अपन ने रीजन जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हिप्नोजॉइट रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है जब मलेरिया का पैरासाइट, तो उसकी वजह से रिलैप्सिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन रिक्रूडेंस से है, पुनरावृत्ति से है। पुनरावृत्ति मलेरिया की जो होती है वो किस वजह से होती है भाई, पुनरावृत्ति मतलब बहुत जल्दी जल्दी आता है, 2-3 हफ्ते बाद ही। और ये जो होता है वो ट्रीटमेंट के रेसिस्टेंट की वजह से। हमने जो ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, हमने जो दवाइयां दी थी मरीज को, वो दवाइयों से मरे नहीं है पैरासाइट, मर नहीं पाए, उन्होंने उसको सहन कर लिया, रेसिस्ट कर लिया, तो उसकी वजह से रिक्रूडेंस होता है। तो वो क्या होते हैं भाई, रेसिस्ट कर लिए तो कुछ टाइम तक बहुत सारे पैरासाइट तो मर गए, मान लो हजारों थे तो हजारों में से आधे 500 600 700 मर गए, लेकिन फिर भी 100-200 जो भी बच गए, तो वो उन्होंने रेसिस्ट जो कर लिया, वो एक टाइम पीरियड के बाद 2-3 हफ्ते बाद वो दोबारा से पेशेंट को वही के वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे, फीवर देने लगेंगे, शिवरिंग करने लगेंगे। ठीक है, तो ये रिक्रूडेंस जो होता है वो ट्रीटमेंट के रेसिस्टेंट की वजह से होता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस जो रहा वो वैसे ही रहा, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। 28 लोगों ने इसका सही आंसर दे पाए हैं। दोनों ये जो क्वेश्चन है रिलैप्सिंग और रिक्रूडेंस, दोनों जो वर्ड हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है ना। मलेरिया से वैसे तो अभी तक बेसिक क्वेश्चन आए हैं, ज्यादातर लाइफ साइकिल से ही क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं, लेकिन रिलैप्स रिक्रूडेंस ये दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर पर एमबीबीएस वालों के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपने टेबल से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। हर्षित ने एक मैसेज कहा कि कुछ टाइम बाद तो मेडिसिन भी असर नहीं करती, इसलिए बच जाते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि ये खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आपको जब अपन बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी में कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह के बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के सेंसिटिव होते हैं, कुछ रेसिस्टेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया में भी ये खासियत होती है कि जब उनको दवाइयां दी, जो एंटीबायोटिक दी, तो कुछ टाइम पीरियड बाद वो उनका रेसिस्टेंट बना लेंगे, मतलब वो दवाई फिर पेशेंट खाएगा तो भी नहीं मरेगा। पहले काफी पहले आपको लोगों को याद होगा, मुझे तो याद है, पता नहीं आप लोगों को है कि नहीं, गांव में पहले एक मच्छरों को मारने के लिए एक दवाई का छिड़काव हुआ करता था। याद है क्या आप लोगों को? मुझे याद नहीं है। दवाई का छिड़काव होता था जो गांव गांव में, डीडीटी। बहुत बढ़िया, राहुल यादव ने लिख दिया, डीडीटी का छिड़काव हुआ करता था। तो वो डीडीटी अब मच्छरों पे असर ही नहीं करती, और मच्छरों के अलावा ये मलेरिया पैरासाइट पे भी असर नहीं करती। अभी भी होता है, पुष्पेंद्र ने लिखा है, तो लिखा है पुष्पेंद्र ने, लेकिन अब उसका जो असर है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उससे रेसिस्ट करने लगे। मच्छर भी आजकल उसको रेसिस्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये खासियत होती है कि वो रेसिस्ट करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं जो परिस्थिति रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगले क्वेश्चन है हमारा, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऑफ ह्यूमन। देखो फिर वही टेबल से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो अपनी क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। गाड़ी आती है, अन्नू ने लिखा है कि गाड़ी आती है छिड़काव करने के लिए। चलो, इंक्यूबेशन पीरियड, वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे, और इन चारों में से जो सही आंसर है वो है 14 दिन। वाइवेक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 दिन का, और फेल्सीफेरम का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 दिन का। दोनों के तो कम से कम आप याद कर ही लो। अपन ने टेबल में वैसे चारों के ही पढ़े हैं, चारों को ही आप टेबल मैंने यहाँ पर नहीं डाली है, कम से कम 2 के आप याद कर लो, एक वाइवेक्स का, दूसरा फेल्सीफेरम का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कल अपन ने डिस्कस किया था, आज और थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि एक बार हमको किसी मच्छर ने काटा और वो पैरासाइट हमारी बॉडी में इंटर कर दिया, तो वो तुरंत ही सिम्टम्स नहीं आने लगेंगे हमको। उसमें एक बार पैरासाइट के अंदर जाने के बाद सिम्टम्स आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये बैक्टीरिया पे भी लागू होता है, वायरस पे भी लागू होता है, पैरासाइट पे भी लागू होता है। ठीक है,
सबका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। कुछ बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी इंक्यूबेट होकर बहुत ज्यादा, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया की बात करें अपन, बैक्टीरिया अपन पढ़ेंगे हालांकि आगे चल के। इकोलाई बैक्टीरिया की बहुत जल्दी जनरेशन टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो ग्रोथ कर जाता है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो बहुत कम होता है। कुछ बैक्टीरिया बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो बहुत स्लो होता है। अपन बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी फिलहाल अपन पैरासाइट पढ़ रहे हैं। पैरासाइट में बाइवेक्स और फेल्सीफेरम दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बाइवेक्स का थोड़ा सा ज्यादा 14 दिन, और फेल्सीफेरम का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 दिन का होता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा है। सिर्फ किसी एक पर्सन का ही गलत है आंसर, जिसने 5 आंसर दिया, पहला आंसर दिया। अदरवाइज 59 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हमारे बाइवेक्स का होता है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, जहां पे आप लोग ज्यादा डाउट में होते हैं, ज्यादा लोगों गलत होते हैं, उसको अपन थोड़े और डिस्कस करते हैं। आशीष का एक मैसेज है कि सर इंक्यूबेशन लीवर सेल को रप्चर करके मीरोजॉइट को ब्लड में मिक्स कर देता है। लीवर सेल को रप्चर, इंक्यूबेशन में लीवर सेल को रप्चर करके मीरोजॉइट को ब्लड में मिक्स कर देता है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो आशीष ने बात तो सही कही है, थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में थोड़ा सा आ गया। इंक्यूबेशन में पीरियड में क्या होगा, वो मलेरिया पैरासाइट बढ़ेंगे और फिर बाद में जाकर वो मीरोजॉइट मतलब साइजॉन्ट बनेगा पहले, और साइजॉन्ट बनने के बाद फिर जो बाद में मीरोजॉइट रिलीज करते हैं ना, मतलब उतना जो पीरियड है, एक बार मलेरिया पैरासाइट जो घुसा है, मतलब मलेरिया पैरासाइट मतलब स्पोरोजॉइट, इनकी लाइफ साइकिल में अपन ने पढ़ा था। स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में जब इंटर करेंगे तो स्पोरोजॉइट जब तक साइजोंट नहीं बना लेते तब तक हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, हमको कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, जाड़ा नहीं लगेगा, सर्दी नहीं होगी, ठीक है। तो तब तक क्या होगा, ये जो स्पोरोजॉइट थे ये साइजोंट बनाएंगे। जब एक बार साइजोंट ये रप्चर होगा और उससे मीरोजॉइट रिलीज होंगे, तब जो होंगे वो सिम्टम्स आने शुरू होंगे। बहुत बढ़िया, थोड़ी ने भी यही बात बोली, बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन हमारा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट, मलेरिया पैरासाइट का इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है। आज मैंने जो 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 क्वेश्चन आप लोगों को दिए, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के लेवल के थे, बिल्कुल ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा इजी लेवल के, बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैंने काफी रिसर्च की है प्रीवियस पेपर को लेके, और अपनी सिर्फ लैब टेक्नीशियन नहीं, इस लैब टेक्नीशियन के अलावा भी दूसरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है ना, आप लोग देखोगे कि अपनी जीनोम की खासियत यह है कि अपन बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कम से कम टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है अपनी क्लास की। क्वेश्चन क्या है, मलेरिया पैरासाइट का इंटरमीडिएट होस्ट। सबसे पहली चीज, होस्ट अपन ने दो टाइप के पढ़े हैं, एक डिफिनाइट और दूसरा इंटरमीडिएट। डिफिनाइट जो होता है ऐसा होस्ट जिसमें पैरासाइट सेक्सुअल तरीके से बढ़ता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो अलग अलग होंगे, और फिर वो सेक्सुअल तरीके से अपना रिप्रोडक्शन, पहले जाइगोट, जाइगोट से oocyst बनाएंगे, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट की बात करेंगे तो ये जो सेक्सुअल साइकिल है ये मच्छरों के अंदर होती है। यहां पर आप देखो ऑप्शन में 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन में यहाँ पे क्यूलेक्स, एडिस और एनाफ्लीज, ये तीनों टाइप जो है वो मच्छरों के टाइप हैं, लेकिन मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो मच्छरों के अंदर तो डिफिनाइट होस्ट करता है, अपने अंदर ये इंटरमीडिएट होस्ट करता है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, इस क्वेश्चन में पूछा था कि हाँ मच्छरों के लिए इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, तो हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। दूसरी चीज, एक चीज और, मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो हमेशा एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये बाकी के जो मॉस्किटो हैं उन पे कोई भी असर नहीं करेगा, वहां पर वो लाइफ साइकिल नहीं कर पाएगा, है ना। अब उनकी बॉडी में चेंजेस होता होगा, अपन बहुत ज्यादा इस पे डिटेल नहीं जाएंगे। हालांकि ये एडिस और क्यूलेक्स ये मच्छर भी ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन दूसरी चीजों को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे एडिस जो होता है वो डेंगू को करता है, क्यूलेक्स को भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ये आएगा। 3 टाइप के मच्छर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वेक्टर के तौर पे। तीनों ही जो मच्छर है, मच्छरों के 3 टाइप यहाँ पर ऑप्शन में है, ये तीनों की तीनों वेक्टर हैं, लेकिन इसमें से मलेरिया पैरासाइट का वेक्टर सिर्फ
फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है, बहुत बढ़िया। क्यूलेक्स जो है वो फाइलेरिया के लिए, सुरभि ने कह दिया, मेरे दिमाग से फिलहाल निकल गया था। क्यूलेक्स जो होता है वो फाइलेरिया को ट्रांसमिट करता है। तो ये तीनों मच्छर ही वेक्टर हैं, लेकिन मलेरिया पैरासाइट का जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है। लेकिन फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है मलेरिया पैरासाइट के लिए डेफिनाइट होस्ट है। मतलब क्वेश्चन का देखो, मैं फिर एक बात और बोलूंगा, इसी क्वेश्चन को फिर और मैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं। मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से होता, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए डिफिनाइट होस्ट फॉर मलेरिया पैरासाइट, तो तीसरे नंबर का आंसर हमारा सही हो जाता। इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता, इनमें से कौन सा मॉस्किटो जो है वो मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है, तो भी तीसरा आंसर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है ना। मतलब एक ही टाइप से अपने 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा और अलग चलो, इनमें से मलेरिया पैरासाइट की सेक्सुअल साइकिल किसमें पूरी होती है? समझ में आ रही बात? यहाँ पे डेफिनाइट और इंटरमीडिएट वर्ड की जगह अगर साइकिल का डायरेक्ट वर्ड क्वेश्चन में डला होता, यहाँ पे लिखा होता क्वेश्चन में, इनमें से किसमें मलेरिया पैरासाइट की सेक्सुअल साइकिल होती है, तो फिर फीमेल एनाफ्लीज हमारा आंसर हो जाता। क्वेश्चन में होता कि इनमें से किसमें एसेक्सुअल तरीके से साइकिल होती है, तो ह्यूमन इसका सही आंसर हो जाता। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, इसी टाइप के 3-4 टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन में कितना ही घुमा फिरा दिया जाए, कितने ही अलग अलग टाइप के बना दिए जाएं, आप 100% उसका आंसर दे पाओगे। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को याद करोगे तो कभी भी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन में डिफरेंट करके, है ना, इसमें से क्वेश्चन में मैंने कितने डिफरेंट करके करीब 4-5 क्वेश्चन बना दिए। इसी एक क्वेश्चन से करीब 4 क्वेश्चन और बन सकते थे, थोड़े से चेंज करके। इंटरमीडिएट की जगह डिफिनाइट कर दिया तो अलग क्वेश्चन हो गया, सेक्सुअल साइकिल कर दी तो अलग क्वेश्चन हो गया, ए सेक्सुअल साइकिल कर दी तो अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं, ऊपर लिख दिया कि ह्यूमन जो होता है वो कौन सा पैरासाइट होता है, डिफिनाइट होता है कि इंटरमीडिएट होता है, तो वही को वही क्वेश्चन हो जाता, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। आशीष का एक मैसेज है कि एसेक्सुअल डेवलपमेंट हो जो होता है उसको अपन इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया आशीष। मैन टू मैन इंटरमीडिएट, बहुत बढ़िया। ब्रजेश ने भी वही बात की है। आर बीडी भैया ने लिखा आरबीसी जब रप्चर होते हैं तो फेब्राइल कंडीशन होती है, बहुत बढ़िया। आगे भी उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने डाला है डिस्कस करने के लिए आप लोगों से। 5वें नंबर पे मैं रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं बता पाया, 39 लोगों के आंसर जो थे वो करेक्ट थे 5 नंबर पे। 6वें नंबर पे आ गया मैं, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज फॉर मॉस्किटो, मच्छरों के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं भी आए हैं तो भी अपन दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखें और उनमें आए हो तो वो क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एमबीबीएस वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़े आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव फॉर्म, मलेरिया का इन्फेक्टिव फॉर्म मच्छरों के लिए और ह्यूमन के लिए, दोनों के लिए जो है वो अलग अलग है और दोनों के ही आपको याद होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन। मच्छरों के लिए जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो गेमिटोसाइट होता है, हमारे लिए जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो स्पोरोजोइट होता है। ये अपन ने जब मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था। एक बार मैं लाइफ साइकिल खोल देता हूं और अपन उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले मैं एक बार आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं कि इस क्वेश्चन में आप लोग कितने सही थे। 6 नंबर के क्वेश्चन में 46 लोगों का सही था, मतलब ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही कहा। गेमिटोसाइट, ये लाइफ साइकिल एक बार देखो आप, मच्छरों के ऊपर की लाइफ साइकिल जो है वो ऊपर है, मच्छर ने अपन को काट रहा है तो वो स्पोरोजोइट को अपनी बॉडी में इंटर कर देगा, मतलब हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो स्पोरोजोइट है। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना आप, अगर क्वेश्चन में कभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन को स्पेशली तौर पे लिख दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उस तरह, उस टाइम पर इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होगा, उस टाइम पर इन्फेक्टिव फॉर्म फिर मच्छर की वजह से नहीं हो रहा, वो तो किसी मैन टू मैन हो रहा है, मतलब किसी और दूसरे पर्सन की वजह से अपने को हो रहा है, तब जो इन्फेक्टिव फॉर्म होगा वो साइजोंट होगा, है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखना आप। तो
स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं, तो स्पोरोजोइट जो होगा वो हमारे इन्फेक्टिव फॉर्म होगा। और मच्छरों की बात करेंगे अपन, तो मच्छरों में अपन ने पढ़ा भाई गेमिटोसाइट, यहाँ पे लास्ट में देखना आप, गेमिटोसाइट मच्छर में जाएगा जब वो अपन को काटेगा, तो गेमिटोसाइट जो होगा वो मच्छरों के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होगा। दोनों को याद रखना है आप, मच्छरों के लिए गेमिटोसाइट, अपने लिए स्पोरोजोइट। एक ब्रजेश का एक मैसेज है कि सर दिस साइकिल इज डिवाइडेड टू टाइप। ब्रजेश में मतलब नहीं समझा आपकी बात का कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़े और डिटेल में लिखो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूं फिलहाल। अगला क्वेश्चन है हेपेटिक डोरमेंसी। देखो पहली चीज तो ये, हेपेटिक डोरमेंसी सिर्फ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में ही होती है कैटेगरी। ओके, सबसे पहली चीज, अपन जब शुरुआत में रिलैप्सिंग पढ़ रहे थे तो अपन ने रिलैप्सिंग के बारे में पढ़ा था कि भाई बाइवेक्स जो होता है वो रिलैप्सिंग करता है ना। अपन सिर्फ दो का ही अगर डिफरेंस करो, एक बाइवेक्स का और एक फैल्सिफेरम का, तो बाइवेक्स जो होता है वो रिलैप्सिंग करता है, और रिलैप्सिंग जो करते हैं वो हेपेटिक डोरमेंसी की वजह से ही करते हैं। ये थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था। अब देखो, जब कोई भी पैरासाइट जब हेपेटिक डोरमेंसी करता है तो उसकी जो स्टेज है उसके लिए अपन ने एक अलग से वर्ड दिया है, हिप्नोजॉइट। उसको अपन हिप्नोजॉइट बोलते हैं। याद करने के लिए आप वो गाना याद रख लेना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हिप्नोटाइज मतलब खो जाते हैं अपन, किसी के ब्लू आंखों में खो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी पैरासाइट जो होता है वो लीवर सेल में जाकर खो जाता है, सो जाता है, छुप जाता है ना। तो रेस्टिंग स्टेज, बहुत बढ़िया। एक दो लोगों ने मैसेज में लिखा, आशीष ने लिखा, ये पैरासाइट की रेस्टिंग स्टेज है ना। अपन ने इसको जब लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था एक बार। मैं फिर लाइफ साइकिल को दोबारा से डायग्राम खोल देता हूँ, बड़ी इंपोर्टेंट इमेज है ये। इस इमेज को बहुत अच्छे से समझना है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आशीष के अलावा राजुल का भी एक मैसेज आया। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन्फेक्टिव फॉर्म ट्रोफोजाइट होती है, मेरे ख्याल से मैं साइजोन बोल बैठा था। ओके राजुल, है ना, नोट्स में मैंने डाला है ट्रोफोजाइट होती है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो, ये इमेज में ही हेपेटिक डोरमेंसी का यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। अगर जो स्पोरोजोइट बॉडी में इंटर हुए थे जब वो साइजेंट बनाए थे, तो ये जो स्पोरोजोइट हैं ये अगर लीवर सेल में जाकर छुपकर बैठ गए हैं तो इसको, ये जो स्टेज है अपन इसको हिप्नोजोइट कहते हैं। मीडोजोइट में हाइड हो जाते हैं। सुरभि ने लिखा है कि मीरोजोइट जो है उसमें हाइड हो जाते हैं। मीरोजोइट में आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं सुरभि। आरबीसी, ये देखो आप लाइफ साइकिल पे देखो आप, मीरोजोइट जब रिलीज हुए तो रिलीज होने के बाद ये आरबीसी पे अटैक करेंगे, आरबीसी पे अटैक करके ये आरबीसी में इंटर कर जाते हैं मीरोजोइट। ठीक है, चलो तो 7वें नंबर का आप लोगों का जो आंसर है वो 36 लोगों ने सही आंसर दिया। मतलब 30-35 लोगों के लगभग जो एवरेज चल रहे हैं, बढ़िया, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ते हुए चल रहे हैं साथ साथ में, है ना। और आपको साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है। चलो, जितना नोट्स में है उसके अलावा भी देखो, जैसे जैसे अपने टॉपिक चलते जाते हैं, मैंने पहली चीज एक चीज डिस्कस की है कि भाई मैंने बड़े ही इंपोर्टेंट पॉइंट नोट्स में डाले हैं, और बड़े बड़े पैराग्राफ को एक एक लाइन में कन्वर्ट किया है। नोट्स बड़े ही कंप्रेस्ड है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अपन जब बुक पढ़ते हैं तो अपन को बुक में समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि बुक में बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, तो बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ते टाइम अपन को नींद आने लगती है, अपन को वैसे ही समझ में नहीं आता। तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला कि उसका एक एक लाइन में मैंने नोट्स डाले हैं, एक एक लाइन में नोट्स बनाए हैं। एक लाइन जब हो जाए तो उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ो, है ना। लेकिन उसका सबसे अच्छा फायदा जब है नोट्स का, जब आप नोट्स के साथ साथ किसी एक बुक को भी साथ साथ में पढ़ते हुए चलो। वैसे ज्यादा बहुत अच्छी बात तो ये कि आप 2-3 बुक को रेफरेंस लेके चलो, लेकिन फिर भी 2-3 ना ले सको तो कम से कम एक बुक को साथ साथ में लेके चलो। मतलब जो पैरासाइट मैं पढ़ा रहा, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी टॉपिक को आप साथ साथ में किसी एक बुक से थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ते हुए चलो, तो आपकी तैयारी जो होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, चलो तो 36 लोगों का 7वें नंबर का आंसर सही था। 8वें नंबर पे चलते हैं अपन। सुरभि ने लिखा कि सर बाइवेक्स मीजोजॉइट में छुप जाता है। चलो कोई बात नहीं सुरभि। अच्छा, मीजोजॉइट एक अलग वर्ड दिया है सुरभि ने, अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, एक बार मैं भी देख लूंगा मीजोजॉइट।
8वें नंबर का क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो सिम्टम्स आने शुरू होंगे, फीवर आएगा, सर्दी होगी, सर्दी लगेगी ना, शिवरिंग होगी, तो ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ये किस कंडीशन में आते हैं, किस स्टेज में आते हैं, अपन थ्योरी में डिस्कस किया था अपन ने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मैनिफेस्टेशन जो होते हैं क्लिनिकली वो तब होते हैं जब मीरोजॉइट रिलीज होते हैं। अब ये मीरोजॉइट कहां से रिलीज होते हैं? अपने साइड जॉइंट के थ्रू। साइड जॉइंट से जब ये मीरोजॉइट रिलीज होंगे और रिलीज होकर ये आरबीसी पे अटैक करते हैं, तब हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होना शुरू होते हैं। मतलब हमको जो फीवर आएगा, कभी फीवर आएगा तेज, सर्दी लगेगी तेज, है ना, तो ये कब होता है? जब मीरोजॉइट रिलीज होकर और आरबीसी पर अटैक करते हैं। तो 8वें नंबर का तीसरे आंसर का सही था। और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए। सिर्फ 17 लोगों का ही आंसर इसमें सही है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कब आता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जो अपन ने लाइफ साइकिल पढ़ी है उसमें एक स्टेज अपनी ये आती है कि मीरोजॉइट रिलीज होते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये, इसको थोड़ा और डिटेल में चलता हूं, आप लोग बड़े कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहली बात तो ये कि हिप्नोजॉइट, स्पोरोजॉइट और ट्रोफोजॉइट ये रिलीज नहीं होते, ये तो बनते हैं, बनने हो के बाद ये फिर निकलते हैं, है ना। रिलीज का मतलब ये है कि एक अंडे फूटने के बाद चूजे का बाहर निकलना। जैसे अपन मुर्गी की बात करें तो मुर्गी का जब अंडा फूटेगा तो उससे जो चूजे बाहर निकलेंगे उसको अपन उसका रिलीजिंग बोलेंगे, है ना। तो अपन ना, जब अपन लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने इसमें एक इमेज डाली है, बाद में नहीं डाली, हाँ डाली, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस इमेज पे आप चलो, रिलीज हमारे सिर्फ मीरोजॉइट ही होते हैं, बाकी कोई भी स्टेज जो होती है वो रिलीज नहीं, उसमें रिलीज नहीं होते। जैसे हिप्नोजॉइट की बात करें, हिप्नोजॉइट सिर्फ छुप कर बैठ रहा है, उससे निकलता है तो वो रिलीज नहीं हो रहा। या दूसरी ट्रोफोजॉइट की बात करें, ट्रोफोजॉइट रिलीज नहीं हो रहा, ये तो मीरोजॉइट के बाद बन रहा है। ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट के बाद बन रहा है अपना साइजोन, गैमेटोसाइड भी बाद में बन रहा है। रिलीजिंग जो होती है, रिलीजिंग का मतलब अंडे फूटने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उसको अपन मीरोजॉइट, सिर्फ मीरोजॉइट की स्टेज ही होती है जिसमें वो रिलीजिंग होती है। और इसी टाइम पे जब ये मीरोजॉइट रिलीज होती है उसी टाइम पर फीवर आते हैं अपन को। अपन को मलेरिया हुआ तो उसी टाइम पे फीवर आएगा जब मीरोजॉइट जो होंगे वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट का मैसेज है भाई, और जिस स्टूडेंट का ये मैसेज है उसका नाम यहाँ पर इनफिनिट नोट करके लिखा है। जितने भी जो स्टूडेंट हैं जब भी वो क्लास ज्वाइन करें तो अपना नाम जरूर चेंज कर लिया करो। जूम पे आप एक बार सेटिंग में जो नाम आप पहले से ही डाल दोगे उसकी प्रोफाइल में, वो हमेशा वही नाम चलेगा। तो इन्फिनिट नोट ये कौन है जिसने मैसेज किया है, वो मुझे नाम लिख के भेज दे। और कल से आप कोशिश करना, कोशिश नहीं, आप 100% यही करना कि अपना नाम पहले से ही बदल लेना, है ना। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्लास अभी नहीं कर पाया, डॉक्टर के पास। ठीक है, ओके ओके, जो भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास ले लिया करो, ये आपको क्लास में बताने की जरूरत नहीं है कि क्लास नहीं ले पा रहे, आप लेफ्ट करके मॉर्निंग में रिकॉर्डेड क्लास रहती है, वो रिकॉर्डेड क्लास ले लो, नोट्स आपको मिल रहे हैं, नोट्स पढ़ लो, ठीक है। चलो कल से लेकिन आप अपने नाम जरूर चेंज कर लेना। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइजोंट आर नॉट सीन इन पेरिफेरल स्मेयर इन विच टाइप ऑफ मलेरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जब हम स्लाइड देखेंगे, पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे, तो उसमें साइजोंट, एक मलेरिया पैरासाइट ऐसा होता है जिसमें साइजोंट नहीं दिखता। कौन से में नहीं दिखता? हालांकि अपन ये मलेरिया पैरासाइट का थोड़ा सा सबनम भी, हाँ सबनम भी, कल आप अपने ये इसमें नाम चेंज कर लेना, जूम ऐप पे पहले से प्रोफाइल में नाम चेंज कर दो तो हमेशा वही नाम चलता है। जैसे अभी आपका जो नाम यहाँ पर इन्फिनिट लिखा है वो उसको चेंज कर दोगे तो हमेशा सबनम भी यहाँ पर आएगा। इसके अलावा भी बाकी के स्टूडेंट में भी एक दो स्टूडेंट और हैं, ओप्पो, मेरे ख्याल से ओप्पो अजीत हैं, तो अजीत ये आप अपना नाम चेंज कर लेना ओप्पो का, है ना। नहीं आता है समझ में कि सर कैसे चेंज करें तो मुझे एक बार कॉल कर लेना कि सर कैसे चेंज करें, तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी के जो स्टूडेंट जो सिर्फ एक सिंगल पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई पूरे नाम लिखा करो। कई बार स्टूडेंट एक ही नाम के दो दो स्टूडेंट हो जाते हैं, और अपनी क्लास में दो तीन नाम ऐसे हैं जो रिपीट हैं, मतलब दो तीन स्टूडेंटों के एक जैसे नाम है, तो अपने सरनेम भी आप साथ में लिखा करो।
चलो क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि साइजोंट किसमें नहीं दिखता? प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम जो होता है उसमें साइजोंट नहीं दिखता है ना। हालांकि अपन ये नोट्स में पढ़ नहीं पाए थे, तो कोई बात नहीं, अपन इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो भले ही अपन डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। इसको अपन डिस्कस करते हैं। साइजोंट, देखो ये लाइफ साइकिल है, और बार बार ये लाइफ साइकिल को खोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल में साइजोन जो होती है, वो कोई भी प्लाज्मोडियम हो वो साइजोन तो बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो वाइवेक्स हो, फेल्सीफेरम हो, ओवेल हो या मलेरिया ही हो, साइजोन तो उसमें बनना है। लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का जो साइजेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। एक बार वो ब्लड में साइजोन बन जाए तो वो साइजोन जब भी किसी कैपिलरी में पहुंचेगा, जब भी किसी इंटरनल ऑर्गन में पहुंचेगा, तो वहां पर वो एंडोथेलियल जो टिश्यू रहते हैं उनसे चिपक कर बैठ जाता है, वहां पर चिपक जाता है वो, फिर वो ब्लड में दोबारा नहीं आता। मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वहां पर वो छुप कर बैठ जाता है, चिपक जाता है वहां पर, है ना। तो एक बार वो इंटरनल ऑर्गन में चिपक के बैठ गया, जहां जहां पर भी अपने ब्रेन में पहुंच गया तो ब्रेन में चिपक के बैठ गया, अपने दूसरे कहीं पर भी जितने भी अपने ऑर्गन है वहां पर वो पहुंचता है, तो वहां पर वो उनकी एंडोथेलियल टिश्यू में जाकर चिपक के बैठ जाता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये साइजोन होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की बात कर रहा हूं मैं, बाइवेक्स में ऐसा नहीं है। बाइवेक्स का साइजोन इंटरनल ऑर्गन में चिपकेगा नहीं, नहीं चिपकेगा, एंडोथेलियल में नहीं चिपकता। सिर्फ फेल्सीफेरम की एक खासियत है कि वो इंटरनल ऑर्गन में जाकर चिपक के बैठ जाता है, तो वो ब्लड में दोबारा से नहीं आता। तो जब भी हम उसकी स्लाइड बनाते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट की स्लाइड बनाएंगे तो हमको साइजोन कभी भी नहीं दिखेगा फेल्सीफेरम का। बाकी की सारी स्टेज जरूर दिखेंगी हमको, हमको रिंग स्टेज भी दिखेगी उसकी, है ना। रिंग स्टेज के अलावा उसकी गेमेटोसाइट भी दिख जाएंगी हमको, केवल उसका साइजोन नहीं दिखेगा, क्योंकि साइजोन जब भी बनेगा तब वो इंटरनल ऑर्गन में जाकर चिपक कर बैठ जाता है, छुप कर बैठ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचता। और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बनता है, प्लाज्मोडियम जो फेल्सीफेरम होता है वो बाइवेक्स से ज्यादा घातक माना जाता है। क्यों? इसीलिए जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, इसका जो साइजेंट होता है ये इंटरनल ऑर्गन में छुपकर बैठ जाता है। अगर ये ब्रेन में भी छुपकर बैठ गया तो ब्रेन में ये सेरिब्रल मलेरिया को कॉज करता है। सेरिब्रल मतलब पेशेंट को और भी दूसरे सिम्टम्स आने भी शुरू हो जाते हैं, फीवर तो आते हैं, इसके अलावा उसके हेडेक बहुत ज्यादा होने लगेगा, और भी बहुत एक्यूट सिम्टम्स उसको आने लगते हैं ना। उसको अपन सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। और ये जो सेरिब्रल मलेरिया होता है ये सिर्फ फेल्सीफेरम ही कॉज कर सकता है, फेल्सीफेरम के अलावा कोई भी प्लाज्मोडियम सेरिब्रल मलेरिया को कॉज नहीं करेगा। किस वजह से करता है भाई? उसका कारण यही है कि ये जो साइजोंट होता है ये उसकी ब्रेन की जो कैपिलरी है उनमें जाकर, उनके एंडोथेलियल में जाकर चिपक कर बैठ जाता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो होता है वो साइजोंट नहीं बनाता, इसलिए ये रिलैक्सिंग कॉज नहीं करता। साइजोन तो बनाता है आशीष, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, साइजोन तो बनाता है, सिर्फ ये छुप कर बैठ रहा है ना। हाँ, इसीलिए अपन इसको मस्तिष्क का बुखार भी कहते हैं। ब्रजेश ने बाद में लिखा है, वो बिल्कुल सही लिखा है। बाकी आशीष थोड़े से कंफ्यूज हो रहा है आप, साइजोन तो बनाता है लेकिन अपने इंटरनल ऑर्गन में ये साइजोन जो होंगे वो छुप कर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं वहां पर, है ना, एंडोथेलियल टिश्यू से चिपक जाते हैं ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसके अपने एक टेबल है, उसको मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा, तो आगे चल के अपन और डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 10वें नंबर का, फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट स्मेयर शुड नॉट बी स्टेन्ड विद। जब भी हम मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करेंगे और जो स्लाइड बनाएंगे, तो हम जब स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग हम कौन कौन सी करते हैं और इसमें से कौन सी नहीं करना हमको, ये आपसे क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी नहीं करना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने थे, फील्ड स्टेन, पेप स्टेन, जिम्सा और जेएसवी स्टेन। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, 51 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हुए कि फील्ड स्टेन नहीं करना चाहिए। फील्ड तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेन है भाई, सबसे कॉमन स्टेन। अगर अपन बात करें कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे अच्छी की बात नहीं कर रहा। फील्ड स्टेन का सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है लैब में, गवर्नमेंट में तो फील्ड स्टेन बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेनिंग मानी जाती है।
पेपिस्टेन का यूज हम नहीं करते, यहाँ पे नॉट शब्द लगा था ना। पेपिस्टेन जो है वो एक साइटोलॉजी की स्टेन है, पेपेनिकोलाई, तो उसका स्टेन का यूज नहीं करते। बाकी फील्ड है, जिम्सा है, जेएसबी है, ये तीनों जो होती है वो मलेरिया पैरासाइट के लिए स्पेसिफिक स्टेन मानी जाती है। ठीक है, चलो 10वें नंबर के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया। पेपिस्टेन का यूज हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। एक जितेंद्र का मैसेज है कि सर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सिफिनम के नोट्स में डायग्राम के साथ ऐड कर देना, इनमें डिफरेंस। डिफरेंट है जितेंद्र, डायग्राम के साथ ही डिफरेंट है। अपन कल की थ्योरी क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज अपनी एमसीक्यू क्लास खत्म होने के बाद अपन थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पे चलेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में मैं आपको समझा दूंगा, है ना। कल का जो थ्योरी पोर्शन छूटा था वो अपन 5-7 मिनट में 10 मिनट में अपन एक बार कवर कर लेंगे, है ना। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने उससे डाले हैं तो अपने डिस्कशन हो ही रहा है। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन था कि मलेरिया पैरासाइट किस तरह की आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। पढ़ा है अपन ने, आपको ध्यान होगा जब अपन एनीमिया पढ़ रहे थे उस टाइम पर अपन ने जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ रहे थे, सिकल सेल एनीमिया की जो आरबीसी होती हैं उनको मलेरिया पैरासाइट कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी टाइट हो जाती है, तो मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो उसमें इंटर नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें एक तो सरफेस एरिया भी बड़ा कम हो जाता है ना। तो सिकल सेल डिसीज की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मलेरिया पैरासाइट उसको कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन में 27 लोगों का आंसर सही था, फिर भी बाकी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। सुफनर डॉट, सुफनर डॉट्स आर सीन इन पेरिफेरल रीजन विच टाइप ऑफ मलेरिया। कौन से मलेरिया में सुफनर डॉट दिखती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने थे और इन 4 ऑप्शन में से सुफनर डॉट जो होते हैं वो 2 में दिखते हैं, एक बाइवेक्स में और दूसरा ओवेल में। हालांकि ओवेल अपनी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बहुत बढ़िया, मुकाम ने इसका बहुत अच्छा लिखा है आंसर, रेड डॉट। ये जो सुफनर डॉट होते हैं, मैं इसकी इमेज आपके सामने खोल लेता हूँ, बाइवेक्स की इमेज। बाइवेक्स की जब अपन स्लाइड देखेंगे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की, तो इस तरह के डॉट अपन को दिखेंगे, है ना। ये डॉट बाइवेक्स में भी होते हैं, फेल्सिफेरम में भी होते हैं, बस थोड़े से कलर का अंतर है। बाइवेक्स में ये जो डॉट होते हैं, ये डॉट एकदम रेड कलर के होते हैं और फेल्सिफेरम में जो होते हैं वो थोड़े से गुलाबी कलर के होते हैं। तो ये जो रेड कलर के डॉट होते हैं इनके लिए एक अलग से एक मेडिकल टर्म है, वो मेडिकल टर्म है सुफनर डॉट। अब वो सुपनर क्यों बोला, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सुपनर का मतलब क्या है। एक्चुअली ज्यादातर मेडिकल टर्म ऐसे हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं, और साइंटिस्ट जो है वो फॉरेन कंट्री के हैं। तो कोई फॉरेन कंट्री का कोई साइंटिस्ट होगा जिसने खोज की होगी, उन्होंने अपने नाम पे ही इस डॉट का नाम सुपनर डॉट रख दिया। इसी तरह से फेल्सिफेरम के जो डॉट होते हैं उनको अपन मोरर डॉट कहते हैं। मोरर डॉट जो होते हैं वो थोड़े से गुलाबी कलर के होते हैं, थोड़े से कलर जो होगा वो थोड़ा सा फेंट होगा, इनका जो कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है, तो बाइवर्क्स जो होंगे उनमें जो डॉट होंगे वो कैसे होंगे, सुफनर डॉट होंगे, और फेल्सिफेरम में जो होंगे वो मोरर डॉट होंगे। बहुत बढ़िया, बीडी भैया ने इसका सही आंसर लिखा, मोरर डॉट, है ना। तो ये फेल्सिफेरम की इमेज है ना। फेल्सिफेरम के जो डॉट होते हैं वो बहुत ज्यादा एकदम डार्क नहीं होते, हल्के से फेंट होते हैं, हल्के से गुलाबी कलर के होते हैं, उनको अपन मोरर डॉट कहते हैं। तो मोरर डॉट जो होंगे वो फेल्सिफेरम में दिखेंगे और बाइवेक्स में जो दिखेंगे वो सुफनर डॉट दिखेंगे ना। बहुत देखो दोनों में जो डिफरेंट है, मैंने लास्ट में एक टेबल डाली है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल दोनों की इमेज को मैं कंपैरिजन करके 2 मिनट में आपको थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो दोनों की स्लाइड को आप देखो, बेसिक बेसिक इन तरफ मैं आप दोनों में बताता हूँ। पहला अंतर तो ये है कि बाइवेक्स में रिंग स्टेज जो होती है, उस रिंग स्टेज में रिंग बड़ी हो सकती है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी रिंग है, और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन क्रोमेटिन हमेशा एक ही होगा। क्रोमेटिन मतलब क्या हुआ, जैसे रिंग अपन जब अंगूठी पहनते तो अंगूठी में जो मोती लगा है, हीरा लगा है या कोई भी है ना,
नग, हाँ मुझे नग शब्द नहीं समझ में नहीं आ रहा था, नग। तो नग को यहाँ पर अपन मान लो है ना, तो ये रिंग में जो नग है ना, इसको अपन मलेरिया का क्रोमेटिन बोलते हैं। वाइवेक्स में ये क्रोमेटिन सिर्फ एक हो सकता है। फेल्सीफेरम की जब अपन स्लाइड देखेंगे तो ये फेल्सीफेरम में ये जो नग हैं वो दो भी हो सकते हैं। कब ये वाली जो इसमें है, इसको जरा ध्यान से देखो आप, इसमें आपको ये दो नग दिख रहे हैं है ना, दो, इसमें भी दो नग दिख रहे हैं है ना। हालांकि इसमें तो एक ही नग है, दोनों तरह से हो सकता है, कभी एक नग भी हो सकता है, कभी दो नग भी हो सकते हैं। मतलब एक क्रोमेटिन भी हो सकता है, क्रोमेटिन डॉट, या फिर दो क्रोमेटिन डॉट भी हो सकते हैं रिंग में। दोनों की रिंग में आप डिफरेंट करते हुए चलो। ये रिंग जो दिख रही है फेल्सीफेरम की, ये छोटी रिंग है, जबकि बाइवेक्स की जो थी रिंग वो बड़ी रिंग है। देखो आप, इसकी रिंग जो थी वो बड़ी रिंग थी बाइवेक्स की, और फेल्सीफेरम की जो रिंग देख रहे हैं वो छोटी रिंग है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, पहला तो अंतर ये छोटी और बड़ी का हो गया, दूसरा अंतर ये होगा कि क्रोमेटिन, बाइवेक्स में क्रोमेटिन एक ही होगा, फेल्सीफेरम में क्रोमेटिन दो हो सकती है। तीसरा अंतर, रिंग जो है वो बाइवेक्स की कंडीशन में सिर्फ एक ही रिंग हो सकती है, सिंगल रिंग। आप ये इमेज देख के चलो, इस वाली इमेज देख लो, इस वाली इमेज में देख लो, या इस वाली इमेज में, ये आगे वाली इमेज है, इनमें सिर्फ एक रिंग है, बड़ी है लेकिन एक है। लेकिन जब फेल्सीफेरम की देखोगे आप स्लाइड, तो फेल्सीफेरम की स्लाइड में एक ही आरबीसी के अंदर आपको ये देखो, इसमें तो आपको तीन तीन रिंग दिख रही है, मतलब फेल्सीफेरम में मल्टीपल रिंग बन सकती हैं, बाइवेक्स में सिर्फ सिंगल रिंग बनेगी। तीसरा अंतर ये हो गया। चौथा अंतर, बाइवेक्स की स्लाइड जब देखोगे तो आप देखोगे कि आरबीसी जो है वो थोड़े बड़े साइज की होगी। आप पहले सबसे शुरुआत की आरबीसी देखो और उसके बाद की ये आरबीसी देखो, तो दोनों में आप क्या अंतर देख रहे हो, ये जो आरबीसी है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये आरबीसी और थोड़ी बड़ी हो गई। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाइवेक्स में आरबीसी जो होती है वो थोड़ी स्वेल हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है, थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो जाता है बाइवेक्स के टाइम पर। फेल्सीफेरम में ऐसा नहीं होता। फेल्सीफेरम में ये जो आरबीसी है उसका साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। यहां पर इस इमेज को देख के चलो आप, पहली, दूसरी या तीसरी या चौथी, जितनी भी आप आरबीसी देख रहे हो सबका साइज बिल्कुल सेम है। मतलब क्या है कि बाइवेक्स में आरबीसी जो होती है वो बड़ी हो जाती है, फेल्सीफेरम में आरबीसी का साइज बढ़ता नहीं है, उनमें इनलार्जमेंट नहीं होता, स्वेलिंग नहीं आती। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुरभि ने लिख दिया है मल्टीपल रिंग, सुरभि बहुत बढ़िया। फेल्सीफेरम में मल्टीपल रिंग दिखेगी, बाइवेक्स में सिंगल रिंग दिखेगी। बाइवेक्स में आरबीसी इनलार्जमेंट हो जाती है, फेल्सीफेरम में इनलार्जमेंट नहीं होती। एक अंतर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, बाइवेक्स में सुफना डॉट होती हैं, फेल्सीफेरम में मोरा डॉट होती हैं। एक अंतर और पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, बाइवेक्स में साइजोंट दिख सकता है, जबकि फेल्सीफेरम में साइजोंट नहीं दिखता। देखो ये एक इमेज में एक छोटी सी लाइन लिखी है, इसमें लिखा है रेयरली सीन इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। पेरिफेरल सर्कुलेशन में ये बहुत रेयर, बहुत ज्यादा ही रेयर है, कभी दिख गई तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज ये नहीं दिखती है ना। जबकि बाइवेक्स में साइजोंट जो है वो दिख सकता है, लगभग दिखता ही है ना, जबकि फेल्सीफेरम में नहीं दिखेगा। लेकिन होता दोनों में ही है, बस अंतर इतना है कि फेल्सीफेरम को जो साइजोंट होता है वो इंटरनल ऑर्गन में चिपक कर बैठ जाता है। एक आखिरी और एक बहुत अच्छा अंतर गेमिटोसाइट का। फेल्सीफेरम का जो गेमिटोसाइट होता है वो बनाना शेप का होता है। ये जो शेप देख रहे हो इसको जरा ध्यान से देखो, ये केला की तरह आपको दिख रहा है ना। इसको या तो अपन बनाना शेप कह सकते हैं, या फिर अपन इसको क्रिसेंट शेप भी बोल सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जबकि बाइवेक्स का जो गेमिटोसाइट देखोगे, देखो ये भी है गेमिटोसाइट, ये भी है, ये फीमेल वाला है, ये मेल वाला है। मेल और फीमेल गेमिटोसाइट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत उनके साइज में और थोड़े बहुत उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी में अंतर होता है। बाइवेक्स का जो गेमिटोसाइट होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब राउंड शेप में होता है। जबकि अगर अपन फेल्सीफेरम की बात करेंगे तो फेल्सीफेरम का जो गेमिटोसाइट होगा वो बनाना शेप का होगा। तो ये करीब 5-6 अंतर हैं बाइवेक्स में और फेल्सीफेरम में, और ये जो अंतर हैं वो एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक दो लोगों ने मैसेज कर दी हैं, मैं उनके रिप्लाई देता हूं, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे क्लास को। देखो
डिफरेंट रिपीट कर दीजिए, सचिन ने कहा। बिल्कुल सचिन, मैं डिफरेंट रिपीट करूंगा। ब्रजेश का मैसेज है कि सर शेप और साइज बदल जाते हैं फेल्सीफेरम में। बहुत बढ़िया, शेप और साइज जो होते हैं वो फेल्सीफेरम में, देखो आरबीसी का नहीं बदलता, आरबीसी का साइज जो होता है वो सेम रहता है। ब्रजेश, अगर आपने आरबीसी की बात कर रहे हैं तो ये आपने गलत बोल दिया, उल्टा हो गया वो। बाईवैक्स में आरबीसी जो होती है वो बढ़ती है, फेल्सीफेरम में नहीं बढ़ती। बनाना साइज जो होता है वो, हर्षित ने लिखा बनाना फेल्सीफेरम में दिखता है। बहुत बढ़िया हर्षित। सौरभ लिखा है बनाना शेप में क्या डिफरेंट होता है सर मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंट होता है, ये सौरभ ने लिखा। सौरभ, मेल और फीमेल में शेप में कोई डिफरेंट नहीं होगा, जो भी डिफरेंट होगा वो उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी पे होगा। मेल वाला, देखो ये है मेल और ये है फीमेल। फीमेल वाला जो होता है वो एसिडिक डाई से स्टेन होता है, जबकि मेल वाला जो होता है वो बेसिक, उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी। मेल फीमेल वाला जो होता है वो बेसिक डाई से, जबकि मेल वाला जो होता है वो एसिडिक डाई से। मतलब मेल वाला रेडिश पिंक कलर का दिखता है हमको स्टेनिंग में, माइक्रोस्कोपी में। फीमेल वाला जो होता है वो हल्का सा ब्लू अपन को दिखता है माइक्रोस्कोपी में। शेप में कोई भी डिफरेंट नहीं है, फीमेल वाला थोड़ा छोटा होता है, मेल वाला थोड़ा बड़ा होता है। ये थोड़ा सा अपन साइज में जरूर थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरा है स्टेनिंग प्रॉपर्टी में। बाकी शेप, बनाना शेप मेल का भी है और फीमेल का भी है ना, ये दोनों में डिफरेंट है। सुरभि ने मैसेज कहा सर एबनॉर्मल आरबीसी में भी क्रिसेंट शेप थी सिकल सेल टाइप। हाँ बहुत बढ़िया, सुरभि ने बहुत अच्छा कहा। जब अपन आरबीसी पढ़ रहे थे तो उसमें भी एक सिकल सेल पढ़ी थी अपन ने। सिकल सेल का मतलब होता है थोड़ा सा चंदे के आकार का, तो यहाँ पर एक बनाना शेप अपन ने बोला, ये भी थोड़ा सा चंदे के आकार का बन गया, चांद के आकार का। ठीक है। आशीष ने लिखा कि बाइवेक्स में साइजोंट का डायमीटर 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। बहुत बढ़िया, माइक्रोमीटर अभी पढ़ेंगे अपन, इसका भी टेबल बना देना सर। सचिन है टेबल, आगे आने वाली है, सबसे लास्ट में है टेबल। मैं सबसे लास्ट वाली टेबल ही खोल देता हूँ, चलो आपको इतना ये टेबल है ना, मैंने सबसे नोट्स में ये टेबल सबसे लास्ट में है। एक बार इसी टेबल को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरी की पूरी टेबल को। अभी अपन ने जो जो डिफरेंट पढ़े हैं वो इस टेबल में इंक्लूड है, और ये नोट्स में आपको ये टेबल मिल जाएगी। मैंने आपको पहले ही भेज चुका हूँ, जब आप कल की क्लास, जब थ्योरी क्लास हुई थी उस टाइम पे आप देखना, सबसे लास्ट में ये टेबल डाली है। बाइवेक्स और फेल्सीफेरम दोनों में मैंने ये अंतर की टेबल डाली है, दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है। वन बाई वन में ये टेबल को डिस्कस करते हुए चलता हूँ। पहला डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बाइवेक्स की जब अपन स्लाइड देखेंगे तो ट्रोफोजाइट, साइजोंट और गैमेटोसाइट तीनों ही दिख जाते हैं, जबकि फेल्सीफेरम में साइजोंट नहीं दिखता, हमको सिर्फ दो स्टेज दिखेंगी, ट्रोफोजाइट और गैमेटोसाइट। पहला अंतर। दूसरा अंतर, आरबीसी की बात करेंगे अपन तो बाइवेक्स में आरबीसी जो होती है वो स्वेल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जबकि फेल्सीफेरम में आरबीसी जो होंगी वो बड़ी नहीं होंगी। स्टिपलिंग की बात करेंगे, ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे जिसमें थोड़े छोटे होते हैं, जबकि इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। डॉट की बात करेंगे तो इसमें सुफनर डॉट होगा, जबकि इसमें मोरर डॉट होगा। अंतर क्या है सुफनर और मोरर में, सिर्फ इतना कि सुफनर जो होता है वो रेड डॉट होता है, जबकि मोरर जो होता है वो रेड के अलावा मॉव, थोड़ा सा गुलाबी कलर का होता है, फेंट होता है थोड़ा सा। बाइवेक्स में सिंगल रिंग होती है, और रिंग जो होगी वो 2.5 माइक्रोमीटर की होती है, जबकि फेल्सीफेरम में मल्टीपल रिंग होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। इसमें बड़ी रिंग थी और इसमें छोटी रिंग थी, जो कि 1.5 माइक्रोमीटर की हो सकती है। ट्रोफोजॉइट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही क्रोमेटिन ग्लोम्युल्स होता है, जबकि इसमें दो क्रोमेटिन ग्लोम्युल्स भी हो सकते हैं। ये मैंने इमेज के थ्रू आपको पहले बता दिया, अब मैं आपको टेबल के थ्रू बता रहा हूँ ना। थोड़ी देर पहले मैंने इमेज के थ्रू आपको दोनों में डिफरेंस समझाया था, अब मैं टेबल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये टेबल और इमेज दोनों ही नोट्स में इंक्लूड है, आप जरूर एक बार रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। साइजॉन्ट की बात करेंगे तो फेल्सीफेरम में तो साइजॉन्ट दिखेगा ही नहीं। बाइवेक्स में जो दिखता है उसमें 12 मीरोजॉइट, उसमें अपन को करीब 12, 13, 14, 15 इस तरह से दिखते हैं, मोर देन 12 से दिखते हैं। गेमिटोसाइट बाइवेक्स में राउंड शेप में स्फेरिकल होता है, जबकि फेल्सीफेरम में ये बनाना शेप का होता है ना। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये नोट्स में डली हुई है भाई, इसको आप जरूर पढ़ लेना। तो जीतन ने मुझसे बोला था सर इस टेबल को डाल देना, तो जीतन पहले से ही डली हुई है। सचिन ने, सॉरी सचिन ने कहा था।
चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, 2 क्वेश्चन अपने छूटे हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्रिसेंट शेप हमको किस में दिखेगा, कौन से मलेरिया पैरासाइट में हमको क्रिसेंट शेप दिखता है? 12 नंबर का रिस्पॉन्स तो मैंने बताया नहीं। 13 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, 43 लोगों ने सही आंसर दिया। बहुत सारे बाइवेक्स पे चले गए। बाइवेक्स में बनाना नहीं बनता भाई, बाइवेक्स में राउंड शेप में होता है गेमेटोसाइट, बनाना शेप जो होता है वो हमेशा फैल्सीफेरम में ही दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन है। और एक ये है ना, ये अपन ने किसमें देखा था, फैल्सीफेरम में। बाइवेक्स में जो होगा वो राउंड शेप का होगा गेमेटोसाइट। गेमेटोसाइट मलेरिया पैरासाइट की सबसे लास्ट स्टेज है, अपनी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बॉडी के अंदर गेमेटोसाइट सबसे लास्ट स्टेज है, उसके बाद वो फिर मच्छर को इन्फेक्ट करने लगती है गेमेटोसाइट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और था, ट्रू अबाउट पेरिफेरल ब्लड स्मेल ऑफ मलेरिया आर एक्सेप्ट। 4 लाइन थी और 4 में से 3 लाइन बिल्कुल सही है, एक लाइन इसमें गलत थी, तो गलत लाइन आपको पहचानना था। इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आए भी हैं, आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखना, कई बार ट्रू अबाउट इस तरह से आ जाते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े इरिटेट करते हैं अपन को, बड़ी लंबी लंबी लाइन पढ़ना पड़ती है ऑप्शन वाली। चारों लाइन को जरा ध्यानपूर्वक पढ़ना आप, एक ही लाइन में एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की, इसलिए मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन डाल दिया था। बाइवेक्स में हमेशा सिंगल रिंग दिखेगी, ये बिल्कुल सही बात है, सच्ची। अपन को यहाँ पे गलत बात को निकालना है, कौन सी गलत लाइन है ना, तो ये तो सही लाइन है कि बाइवेक्स में सिंगल रिंग दिखती है, फैल्सीफेरम में मल्टीपल रिंग दिखती है। ठीक है, दूसरी लाइन कह रही कि इनलार्ज आरबीसी सीन इन फैल्सीफेरम। थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे अपन, फैल्सीफेरम में आरबीसी इनलार्जमेंट नहीं होती, फैल्सीफेरम में आरबीसी का साइज जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है। तो ये दूसरी वाली जो लाइन है वो गलत है ना, तो हमारा आंसर दूसरे नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन रॉन्ग है, फैल्सीफेरम में आरबीसी इनलार्जमेंट नहीं होगी, ये बाइवेक्स में होती है। बाकी की 2 लाइन को भी और डिस्कस कर लेते हैं भाई। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में जो साइजोन होता है उसमें 12 मीरोजोइट प्रेजेंट होते हैं, ये लाइन बिल्कुल सही है, अपन ने डिस्कस भी किया था। चौथी लाइन एक और है कि फैल्सीफेरम में 2 क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा भी था यहाँ पे मैसेज में कि सर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स के बारे में थोड़ा सा आप बता दो। क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स अपन ने जब इमेज देखी थी, सचिन ने कहा शायद, ये जो रिंग है, रिंग में छोटे से ग्रेन्यूल्स दिख रहा है ना, ये उसके क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो फैल्सीफेरम में दिख रहा है ये इमेज आपको, फैल्सीफेरम में 2 क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, है ना, तो ये 2 क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स फैल्सीफेरम में दिख सकते हैं। तो यहाँ पर चौथी लाइन जो है वो भी सही है, दूसरी लाइन इसमें रॉन्ग है, फैल्सीफेरम में आरबीसी इनलार्जमेंट नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये 14 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भेजे थे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। 14 नंबर क्वेश्चन में भी बता दूं मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स। 14 नंबर पे जरूर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा बड़े टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ 20 लोगों के ही आंसर सही रहे, 60 में से, टोटल 60 में से सिर्फ 20 लोगों की आंसर सही है। चलो और कौन कौन के क्या मैसेज आ गए बाद में उनको पढ़ लेता हूँ। कमल ने कहा कि सर सब्जी काटने वाला हसिया, हाँ वो भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया कमल, हसिया आकार भी अपन इसको बोलते हैं, कहीं कहीं किसी 1-2 बुक हैं उनमें हसिया आकार भी दिया है, बहुत बढ़िया, कमल ने नई चीज इंक्लूड कर दी है, हसिया शेप के शकल के, बहुत बढ़िया। हाशियाकार भी बोल सकते हैं अनुराधा, है ना, सिकलिंग शेप, सिकलिंग आरबीसी जो होती है वो भी अपनी हाशियाकार होती है। सुरभि ने कहा कि बाइवेक्स फाइन स्ट्रिपिंग जो एबनॉर्मल आरबीसी में पेपेनहाइमर बॉडीज में थी, बहुत बढ़िया सुरभि, पेपेनहाइमर बॉडीज भी अपन ने पढ़ी थी, है ना, वो भी उस तरह से भी फाइन स्ट्रिपलिंग अपनी थी। सर क्रोमेटिन ग्रानुल्स, भाई जी क्रोमेटिन ग्रानुल्स मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया जब डायग्राम में बता रहा था, है ना, रिंग में जो छोटे से डॉट बनते हैं वो अपने क्रोमेटिन ग्रानुल्स होते हैं, बाइवेक्स में सिर्फ एक रहेगा, फैल्सीफेरम में 2 भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, बिल्कुल जितेंद्र, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन डाले मैंने, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, है ना। सचिन दिखाए तो मैंने क्रोमेटिन ग्रानुल्स,
सचिन ने लिखा सर क्रोमेटिन ग्रानुल दिखा दी। ये क्रोमेटिन ग्रानुल दिख रहा है, ये आपको रिंग दिख रही है, रिंग में आपको 2 डॉट दिख रहे हैं रिंग के बाद लगे हुए, जिसको मैंने नग बोला, अंगूठी के नग, वो अपनी क्रोमेटिन ग्रानुल। ब्रजेश कह रहे सर मैंने आरबीसी ही बोला था, एक बार समझा दीजिए। अच्छा आरबीसी, हाँ ब्रजेश, आरबीसी फेल्सीफेरम में आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता, बाइवेक्स में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। सौरभ ने कहा नेक्रोटिक सेल, नेक्रोटिक सेल कहाँ डाला मैंने सौरभ इसमें? कौन से वर्ड की बात कर रहे हो आप? सौरभ आप एक बार क्लियर बताओ आप क्या पूछना चाह रहे हो। चलो भाई, तो अब और क्या क्या डाउट है? अच्छा क्यूबीसी, क्यूबीसी मेथड अपन ने कल थ्योरी क्लास में पढ़ी थी अपनी। एक कैपिलरी होती है, कैपिलरी में अपन एक्रिलिन डाई डाल के और उसमें ब्लड को डाल के फिर अपन उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में अपन देखते हैं। एक्रिलिन डाई जो होती है वो एक फ्लोरेसेंट डाई होती है, तो मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं उसमें अपन को चमकते हुए दिखते हैं। अब क्यूबीसी वाली मेथड में अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते कि फेल्सीफेरम है या बाइवेक्स है, तो वो मेथड बहुत अच्छी मेथड नहीं मानी गई है। हालांकि जिसमें अगर कम पैरासाइट है तो वो उसके लिए बहुत अच्छी मेथड है कि अगर कम पैरासाइट भी है तो भी वो उसमें डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा नेक्रोटिक सेल होती है क्या सर? जितेंद्र नेक्रोटिक सेल एक बार मैं देख लूंगा, है ना। नेक्रोटिक आपने पूछा कहाँ से क्वेश्चन, मुझे ये थोड़ा सा बताओ, बाकी एक बार मैं भी देख के आपको बता दूंगा। इससे मिल रिलेटेड कोई वर्ड है नेक्रोटिक, मैं उसको देखूंगा। सर साइकिल इनटू 2 कैटेगरी बोल रहा हूँ। अच्छा लाइफ साइकिल को 2 कैटेगरी में, हाँ लाइफ साइकिल 2 कैटेगरी में। नेक्रोसिस होता है, ओके। बीडी भैया ने कहा नेक्रोसिस। ब्रजेश ने कहा कि सर लाइफ साइकिल को 2 कैटेगरी में बांट दो। पढ़ा तो है अपन ने ब्रजेश, ना उसको ही आप अच्छे से समझ लो, अलग से उसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके ओके, बीडी भैया ने जो कंफ्यूजन, नेक्रोटिक कौन बोल रहा था? जितेंद्र नेक्रोटिक बोल रहा है, वो एक्चुअली नेक्रोसिस है, उसमें सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको अपन नेक्रोसिस बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्रजेश ये क्या पूछ रहे हो आप, क्लियर करो। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से इनफ है आज के लिए, इतना ही है ना। तो ट्यूमर नेक्रोसिस वो हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे ट्यूमर अपन सौरभ। अभी यहाँ पे फिलहाल कंफ्यूज मत करो आप बाकी लोगों को भी, नेक्रोसिस नेक्रोटिक सेल ये वो है ना, वो अपन हिस्टोसाइटोलॉजी में पढ़ेंगे ट्यूमर वगैरह। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं भाई, मिलते हैं अपन कल अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद।